तो यहाँ पर आपने सीखा कि इसमें बहुत ही कम से हो जाता है। इसका जो ये है आपका स्टोमेटा जो है वो बहुत ही इस तरह से डेवलप नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये बंडल शीथ और मेसोफिल सेल्स के दोनों के कार्य से ये पूरा कार्य संपादित होता है। ये हमारे लिए बेटर है, क्योंकि कम पानी में जो ड्राउट आएगा या कुछ भी ऐसा बुरा समय आएगा तो ये हमको भारी मात्रा में उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद एक है कैम प्लांट्स भी आजकल बहुत ही ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं। कुछ कुछ फल सब भी हैं इस टाइप के। ये बोलते हैं इसको क्राजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो ऑर्किड्स फूल का बहुत आजकल पॉपुलर है, सब सजावट सबके लिए। धीरे धीरे ऑर्किड्स को बहुत उगाया जा रहा है। और कैक्टस, ऑर्नामेंटल कैक्टस और इफोर्बिया, जेड प्लांट्स, ये सब अब बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। इसमें स्टोमेटा दिन में कार्य करता ही नहीं है। ये बस ये 4 कार्बन वाला मैलिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना करके ये कार्बन को रखता है और बाद में रात में स्टोमेटा खुलता है और तब ये इसका कार्य करता है। ये इसी टाइप से चलता है C4 प्लांट से भी। और ये डे टाइम में RUBP कार्बोक्सिलेज और ये PEP, तो आपको मैंने RUBP कार्बोक्सिलेज बताया, और ये PEP कार्बोक्सिलेज है जो इस सब में काम देता है। वो नाइट टाइम में काम करता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैंने इंपॉर्टेंट सारी बातें लिखी है। ये रात में होता है, नाइट टाइम में होता है। और यह इसका फुल फॉर्म आपको ये PEP पायरो इनोवेलेट पायरुवेट है, जो कि नाइट टाइम में काम करता है। इन सारे पौधों में ये होता है। अब क्लोरोफिल के अंदर मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि ये ATP और NADPH, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये ADP में वापस होगा और एक फॉस्फेट इसमें से रिलीज होगा। और यहाँ देख रहे हैं कि NADPH का जब सारा काम हो जाता है तो बाद में ये NADP में कन्वर्ट होता है। इन सारे जो रिएक्शंस थे इसको मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाकर आपको सम अप करने का कोशिश किया है। आप देख रहे हैं कि 6CO2 कैसे हमारे ये केल्विन साइकिल में सिस्टम में आया और उसको क्या बनाया। तो ये ग्लूकोज का निर्माण हुआ। एक आप यूनिट देख रहे हैं C6H12O6, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रासायनिक ऊर्जा में परिणत हुआ है, प्रकाश ऊर्जा। तो ये आपने देखा। दूसरा है कि इसमें एनर्जी मॉलिक्यूल्स कितना लगा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये 18 मॉलिक्यूल्स लगा है। और जब इसका यूज़ हो जाएगा तो फाइनली फिर ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल हो जाएगा, जिसको कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट 18 ADP। इसके बाद आपने सबसे पहले मैंने बताया था कि क्लोरोफिल में ATP और NADPH जो है वो फोटोलिसिस के बाद ये हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ 12 NADPH, फिर से मैं दोहरा दूँ, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरस हाइड्रोजन, यह आयन हमें रूप में प्राप्त होता है। हाइड्रोजन जब इसमें अटैच होता है तब ये हमारा धीरे धीरे जो रिडक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्रिया करने में इसकी बड़ी भूमिका है। और जब ये काम खत्म हो जाता है तो फिर से ये स्वतः NADP यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में परिणत हो जाता है। तो संख्या जो रहती है मॉलिक्यूल्स की वो यहाँ देख रहे हैं 18 ही है, तो 18 ADP बाद में बच जाएगा। और यहाँ 12 था, फिर ये 12 बच जाएगा। तो ये सारा सिस्टम में फिर से हमको रीजेनरेशन यानी ये सब हमको प्राप्त हो जाएगा। तो मैं फिर से दोहरा दूं कि कार्बन फिक्सेशन होगा और इसके बाद जो है कार्बन का रिडक्शन होकर ग्लूकोज का निर्माण होगा, जिसमें इन दोनों एंजाइम्स की बड़ी भूमिका है। और मैंने C3 जो प्लांट्स है उसके लिए बताया था कि RUBP ये सबसे ज़्यादा मात्रा में दुनिया में है। ये राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, जिसको र्यूबिस्को भी कहते हैं। यह र्यूबिस्को जब कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों साथ में लगा के करता है तो सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की अगर ज़्यादा होगी तो अच्छा होगा, और C3 प्लांट्स के लिए चाहिए होता है तो वो कार्बोक्सिलेज क्रिया करता है। तो यहाँ इसको भी मैंने मेंशन कर दिया है।
और अगर ये बताया कि एक निरर्थक क्रिया भी हो जाती है इसके अंदर, कभी कभी ये ऑक्सीजन का रिएक्शन करने लगता है, ऑक्सीजनेस, और तब ये प्रकाश श्वसन करने लगता है जो एक बोझ है। ये इसी को कम करने के लिए वैज्ञानिक लोग प्रयासरत हैं कि ये प्रकाश जो श्वसन क्रिया है इसको थोड़ा कम कर सकें, तो और भी बेहतर ये C3 प्लांट का जो उत्पादन होगा। और इन सब में जो यूज़ हो रहा है PEP, या मैंने आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान से लिख लीजिए, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, या यहाँ RUBP के जगह में ये काम करता है, यहाँ RUBP का काम नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैव प्रक्रम को आरंभ करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो सबसे हमारी जीवनदायी अभिक्रिया है, जिससे हमारा जीवन चलता है सारे कंज्यूमर्स का, क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये सूर्य ऊर्जा को कैसे ट्रैप करके हमारे लिए भोजन तैयार करती है, इसको हम लोग समझे हैं। तो आप लोग इसको सबसे पहले तो आपने सीखा कि कैसे ये सूर्य की किरण को कैसे ट्रैप करता है। तो क्लोरोफिल जो है, जिसमें मैग्नीशियम सेंट्रल आयन है, जो ये ट्रैप करने की क्षमता रखता है, और इस प्रकार से ये फोटोलिसिस करके वाटर को तोड़ के एनर्जी को अंदर ट्रैप कर लेता है। इसमें क्लोरोफिल में NADPH और ATP ये सब संश्लेषित होता है, और इनका एंजाइम्स का मुख्य रोल है। और इसके आगे आपने देखा कि कैसे आंतरिक जो रचना है पत्ती की, जो पत्ती ही सारा कार्य करती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो या श्वसन क्रिया हो या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो, तो ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। तो अभी हमने पोषण वाला पोर्शन किया, तो इसलिए हमने प्रकाश संश्लेषण में भोजन के निर्माण की क्रिया सीखी, और आंतरिक संरचना में हमने क्लोरोफिल को देखा, क्लोरोफिल का कैसा कितना ज़्यादा मात्रा में है और कैसे वो कार्य करता है। वो हमने एक क्लोरोप्लास्ट को इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी गई रचना को भी मैंने समझाने का प्रयास किया कि ग्राना कैसे ट्रैप कर रही है, और फिर बाद में स्ट्रोमा में जो भीतर है इंटरनल, तो लाइट रिएक्शन जो है वो ग्राना में हुआ, और बाद में तो अब डार्क रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता नहीं है। इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं है कि ये दिन में नहीं होता, ये हर समय चलते रहता है ये डार्क रिएक्शन, और स्ट्रोमा में यह भोजन बनने की क्रिया होती रहती है। फिर मैंने आपको दिखाया कि ये सब आवश्यक है, ये सब वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं जिनके द्वारा निर्माण होता है रासायनिक ऊर्जा जो यूनिट है ग्लूकोज का, ये मैंने बताया। इसमें बताया गया कि ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन वो हमारे लिए प्राणवायु है, तो उसको बहुत ही सरल तरीके से आप अपने टीचर के मदद से वो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। द मोस्ट इजी एक्सपेरिमेंट है वो, हम लोग कर सकते हैं। तो ये आप करेंगे, माइक्रोस्कोप में आप एक सरल पत्ती की अनुप्रस्थ काट कर देखने का कोशिश करेंगे, और काफ़ी सुंदर आपको वो सब चित्र आ जाएगा। और तब हमने सीखा कि केल्विन साइकिल, तो ये मैं डिटेल में नहीं पढ़ाई, मैं मुख्य इसके बारे में आपको बताई। C3 प्लांट्स कौन टाइप्स है, वो कैसे कार्बोक्सिलेस, ऑक्सीजनेस, RUBP के द्वारा, और सबसे ज़्यादा मात्रा में वही है इस दुनिया में, इस इसमें, और वो कैसे हमारा C3 प्लांट्स को कार्बन फिक्सेशन करके ग्लूकोज का निर्माण करता है रिडक्शन के द्वारा, और बाद में हमें सारे एंजाइम्स पुनः प्राप्त हो जाते हैं। तो इन सारे को मैंने एक टेबल के द्वारा भी दिखाया और थोड़ा कोशिश किया। और आपने C4 प्लांट्स जो आज ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही सारा अनावृष्टि, अतिवृष्टि और ये सब मानसून में जो चेंजेस आया है, तो वैज्ञानिक इसके बारे में सोचते रहते हैं और इस पर अनुसंधान करते रहते हैं कि हम लोग मोर एंड मोर फूड कैसे बनाएंगे। तो इसका ये कार्य C4 प्लांट्स पर काफ़ी कार्य हो रहा है। साथ में हम लोगों ने देखा कि ऑर्किड फूल का आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ते जा रहा है, और साथ में कैक्टस जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जेड प्लांट्स, ये सब का कैसे हम लोग आर्टिफिशियली कर सकते हैं, ये सब करते हैं। फिर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के द्वारा हम लोग आर्टिफिशियल ताप पैदा कर सकते हैं, और टमाटर, शिमला मिर्च, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा उगा सकते हैं। इन सब पर बहुत सारा रिसर्च वर्क सब चलते रहता है। तो इन सारी बातों को हमने
एक तरह से आपके लिए छोड़ा है कि आप अब इसमें और ज़्यादा अपना रिसर्च करें, अपना प्रोजेक्ट बनाएं एंड मोर कौन हमारे लिए अभी प्रोडक्ट्स भोजन का ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा ज़रूरी होगा, इन सब के बारे में अपना एक बनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और मुझे ये खुशी है कि आप लोग ज़रूर ही इसको करेंगे, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब कुछ। तो फिर से आपका बहुत ही धन्यवाद है।